अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि गुज़िश्ता 75 सालों में पाकिस्तान ने आखिर तरक्की क्यों नहीं की, इसकी मेन वजह क्या है और उस बड़ी वजह को हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो की डिटेल की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्यूवर्स, हिंदुस्तान एक मुआशरा नहीं था बल्कि हज़ारों जुदा जुदा और तकरीबन ख़ुद मुख्तफ़ी मुआशरे थे जिन्हें फ़तह करके कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका कब्ज़ा के तहत मुत्तहद तो किया जा सकता था, लेकिन उन्हें आपस में कभी भी मदगम नहीं किया जा सका। हत्ता कि बुद्ध मत, मसीहत और सबसे बढ़कर इस्लाम ने हिंदू समाज के करतूतों को घुसकर मिटा तो दिया, लेकिन वो इस ढांचा की बुनियादी साख्त को बिल्कुल नहीं बदल सके, क्योंकि हिंदुस्तान कम से कम 4000 साल तक हमले, योरिश, तसल्लुत, बदअमनी, भूख, अमराज और वक्तन फ़वक्तन कहत और वबा और अफलास और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहा। फिर जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में हिंदुस्तान वारिद हुए तो अगरचे हिंदुस्तान मुआशी तौर पर किसी तौर आसूदा हाल ज़रूर था, लेकिन इसके अवाम कई गिरोहबंदियों और इंतशार का शिकार थे। उन्हें एक मुआशरे में ढालने के लिए एक लंबी और सब्र आज़मा जद्दोजहद की ज़रूरत थी। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और बदइत्मादी ने हिंदुस्तानी मुआशरे को तहस नहस करके रख दिया था। अंग्रेज़ों के इस मुआशरे में पाई जाने वाली कमज़ोरियों का जल्द ही इदराक हो गया। उन्होंने फिर तुर्च का वो पत्ता इस्तेमाल किया जो वो हमेशा से करते आ रहे थे और बहुत जल्द हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गए। इसके बाद हिंदुस्तानी मुआशरे की कमज़ोरियों से खूब फ़ायदा उठाया। टूट फूट, इंतशार और बिखरे हुए मुआशरे में गद्दार तलाश करना आसान काम होता है और ये काम अंग्रेज़ों से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों ने बड़ी होशियारी के साथ इन गद्दारों को अपने ही लोगों, अपने ही वतन और अपनी ही जन्मभूमि के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसे नायाब नुस्खे अंग्रेज़ों को आसानी से मुयस्सर आ गए, कभी मीर जाफ़र की सूरत में और कभी मीर सादिक की शक्ल में। अंग्रेज़ों ने इन गद्दारों को हर तरह की मराज से नवाजा। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ इन गद्दारों की मदद से नवाबों और रियासती हुक्मरानों को एक एक करके शिकस्त देते गए और फिर अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। अंग्रेज़ों ने अपने ख़िलाफ़ बगावतों के पेश नज़र इन गद्दारों को मज़ीद ताकतवर बनाना शुरू किया। ये वही गद्दार थे जिनकी औलादें आज पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जागीरों की मालिक हैं और ख़ुद को ख़ानदानी नवाब कहते हैं। अंग्रेज़ों की पहली कामयाब चाल जंग पलासी थी, जिसमें मीर जाफ़र की गद्दारी ने अंग्रेज़ों को आने वाले 180 साल तक हिंदुस्तान के स्याह व सफ़ेद का मालिक बनने में मदद फराहम की। फिर 1799 में मीर सादिक की गद्दारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ बगावत का नाम देते हैं, इसमें फ़तह के बाद अंग्रेज़ों ने इन गद्दारों को मज़ीद ताकतवर बनाते हुए अपने अपने इलाके का गैर एलानिया हुक्मरान बना दिया। इनके ज़ेरे असर इलाकों को राजवाड़ों की शक्ल दे दी। 1857 के बाद जब हुकूमत बरतानिया ने बराह रास्त हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाला तो अपने इन वफ़ादारों की जायदादों को गैर मामूली तौसी दी ताकि इनकी वफ़ादारियों में कमी ना होने पाए। अब तक अंग्रेज़ों को यकीन हो चुका था कि ये लोग माल और दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह अगले 90 साल तक अंग्रेज़ इस मुल्क पर काबिज़ रहे। इसी दौरान दूसरी आलमी जंग 1939-1945 में हिंदुस्तान से कोई 10 लाख के करीब सिपाहियों ने बरतानवी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और अंग्रेज़ों के लिए जर्मनी, तुर्की और जापान के ख़िलाफ़ बरतानवी फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इस दौरान अगरचे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में कायम हुई, क़ायद आज़म भी इसके 1885 से 1913 तक हिस्सा रहे, जबकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ने भी इसी दौरान 1906 में ढाका में आँख खोली। लेकिन इन दोनों जमातों की तरफ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नज़र नहीं आई। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीक ने अगरचे कुछ अरसे के लिए अंग्रेज़ों को परेशान ज़रूर किया, लेकिन ये तहरीक जल्द ही 1922 में अपने अंजाम को पहुँच गई। हाँ, अलबत्ता इस दौरान इन दोनों सियासी जमातों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान की सीधी सादी
और भोली भाली अवाम में अपने सियासी बयानी को खूब बेचा और अपने वोट बैंक में खातिर खा इजाफा करने में कामयाब रहे। ताहम अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को इनसे कभी कोई ख़तरा नज़र नहीं आया। 14 और 15 अगस्त 1947 को बरतानिया ने आखिरकार हिंदुस्तान से 45 खरब लूटने के बाद और 180 साल तक हुक्मरानी करने के बाद इसे आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद माली तौर पर इस पोजीशन में नहीं था कि नौ आबादियत पर अपना तसल्लुत कायम रख सके, लिहाजा इसने अपनी नौ आबादियात को आज़ाद करने का हतमी फ़ैसला कर लिया। यही वजह थी कि 1946 से 1956 के दौरान इस खित्ते के 54 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं, इनको आज़ादी मिली। हिंदुस्तान के बंटवारे की सूरत में पाकिस्तान और भारत मारिज़ वजूद में आए। इन दो नई वजूद में आने वाली रियासतों के लिए अब हकीकी ख़तरा वो गद्दार थे जो अब बहुत बड़ी जागीरों के मालिक थे। इन जागीरदारों की नई नस्ल हुब्बुल वतनी या वतन से वफा जैसे जज्बात से बिल्कुल महरूम थी। इनकी वफ़ादारियाँ अभी भी अपने पुराने आकाओं यानी अंग्रेज़ों के साथ थीं। नई वजूद में आने वाली रियासत भारत की सियासी क़यादत ने इस ख़तरे को भांप लिया और शुरू में ही जागीरदारी निज़ाम से जान छुड़ा ली। लेकिन पाकिस्तान में ये तबका बहुत ताकतवर था। फिर नया वजूद में आने वाला पाकिस्तान इतने मसाइल का शिकार था कि इस नहायत अहम और ख़तरनाक मसले की तरफ तवज्जो ना दी जा सकी और यूँ इस जागीरदार तबके को पाकिस्तान के हर शोबे पर गालिब आने का मौका मुयस्सर आ गया। 1947 से 1970 तक इन जागीरदारों की औलादें सियासत से लेकर तमाम हुकूमती इदारों पर काबिज़ हो चुकी थी। इनकी औलादें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने लगीं और वापस आकर इंतज़ामिया, अदलिया, फ़ौज और असम्बलियों का हिस्सा बनती गईं, जबकि दूसरी तरफ आम पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहा। अब वतन अज़ीज़ का कोई शोबा ऐसा नहीं था जिस पर यह काबिज़ ना हो। सियासत हो, कारोबार हो, हत्ता कि सरकारी मुलाज़मतों पर भी इन्हीं के लोग बराजमान नज़र आने लगे। अवाम की हैसियत ग़ुलाम और बेबस और लाचार इंसान जैसी दिखाई देने लगी। यह तबका अब इतना मजबूत हो चुका था कि 2 फ़ौजी हुकूमतें यानी अयूब खान की हुकूमत जो 1958 से 1969 तक कायम रही और ज़िया-उल हक़ की हुकूमत जो 1977 से 1988 तक रही, ये भी इनका कुछ ना बिगाड़ सके। 1985 तक जागीरदारी लोग जो हैं जागीरदार, वो ज़िंदगी के हर शोबे पर गालिब नज़र आ रहे थे। सियासत हो या बाकी सरकारी महकमे, हर तरफ यही जागीरदार तबका दिखाई देता था। फिर ज़िया-उल हक़ ने सियासत में एक नई टर्म जो है वो मुतारिफ़ करवाई और वो थी सरमायादारों की। शरीफ फैमिली की शक्ल में उन्हें मैदान सियासत में लेकर आए। इसके बाद पाकिस्तानी सियासत का खेल एक नए मरहले में दाखिल हो गया। फिर हुकूमत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फुटबॉल बनकर रह गई। कभी ये फुटबॉल एक सियासी जमात के पास होता तो कभी दूसरी के पास। सीधी सादी और भोली भाली गुर्बत की मारी आवाम को खुशहाली के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान आवाम की हालत तो ना बदली, अलबत्ता इन सियासी जमातों के लीडरान ने लंदन, दुबई और न जाने किस किस बर-ए-आज़म में अपनी जदादें बनाई। आवाम की आने वाली नस्ल तो न संवर सकी, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें ज़रूर संवर गईं। आवाम को इस कदर ज़हनी ग़ुलाम बना दिया गया कि वो इनकी इस बेपनाह दौलत जो उन्होंने पाकिस्तान को लूट कर जमा की, इसके बारे में सवाल भी नहीं कर सकते। आवाम ये जानते हुए भी कि इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार यही जागीरदार और सरमायादार हैं, लेकिन इनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। आखिर क्यों अवाम इनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद नहीं करते? आखिर खौफ क्या है? कौन सी बात है जो इन जागीरदारों और सरमायादारों की राह में रुकावट बनने से माने है? आइए ज़रा इस बात का जायज़ा लेते हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हिंदुस्तान को मुआशरा नहीं था, और जब तक मुआशरा वजूद में नहीं आता तब तक इज्तिमाई सोच परवान नहीं चढ़ती। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बसने वाले लोग इस वक्त तक कौम नहीं बन सकते जब तक कि इनके सामने कोई मुश्तरका मकसद ना हो। इन जागीरदारों और सरमायादारों ने कभी वतन अज़ीज़ की आवाम को एक कौम बनने ही नहीं दिया। कभी सिंधी, कभी पंजाबी, कभी बलोची और कभी पख्तून के नारे लगाए। दूसरी जानिब इन जागीरदारों और सरमायादारों ने अपनी ताकत और जुल्म से अवाम में एक खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा किए रखी।
लोग चूँकि अभी तक अपने अंदर इज्तिमाई सोच पैदा नहीं कर सके, इसलिए वो किसी मकसद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। उन्हें एक जुर्रतमंद और दलेर लीडर की ज़रूरत है जो इनको एक कौम बनाकर मुश्तरका मकसद के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा कर सके। ये हकीकत है कि इस खित्ते के लोग हज़ारों साल गैर मुल्की तसल्लुत में रहे, ग़ुलामी इनके ज़हनों पर हावी है। ये लोग ग़ुलाम दर ग़ुलाम रहे, लेकिन फिर जब मैं ईरान की तरफ देखता हूँ तो मैं पुरउम्मीद हो जाता हूँ कि तब्दीली ज़रूर आएगी। ईरान, जिसकी कौम शाह के ज़माने में ऐशो मस्ती में दुनिया और माफिया से बेखबर थी, इमाम खुमैनी की काल पर इसके पीछे खड़ी हो गई और फिर ईरानी कौम ने वो कुछ कर दिखाया जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत में भी होने वाले चंद वाक़यात ने पढ़ी लिखी अवाम में शऊर की एक लहर पैदा की है। फिर सोशल मीडिया ने इन मकरूह चेहरों को बेनकाब भी किया है। पाकिस्तानी नौजवान अब ये सोचता हुआ नज़र आता है कि आखिर पाकिस्तान के इन 75 सालों में अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं हुए। हम अभी भी 1947 जैसे हालात का शिकार क्यों हैं। अवाम भूख और अफलास से मर रही है, लेकिन इन जागीरदारों और सरमायादारों के असासों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज की नस्ल इस बारे में मुतफ़िक्र है। ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा तबका अपने हकूक़ के लिए बोल रहा है, अगरचे उन्हें अशराफिया और कुछ नाम नहाद सहाफ़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन इससे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि आने वाले कुछ अरसे में शायद कुछ तब्दीली आ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान नस्ल इन रिवायती सियासतदानों और इस कसे पिटे सियासी निज़ाम से बेजार नज़र आते हैं। इमरान खान की काल पर लोगों का यूं सड़कों पर निकलना, इसमें भी एक उम्मीद की किरण है, अगरचे इस ताकतवर माफिया से जान छुड़ाना इतना आसान काम भी नहीं जितना नज़र आता है। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।